नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो लड़कियों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। एक पर्टिकुलर उम्र होती है, 17 साल से लेकर 22-23 साल तक की उम्र। बड़ी ही नाजुक उम्र होती है। इस उम्र में संभल गए तो ज़िंदगी बन गई, बिगड़ गए तो ज़िंदगी बर्बाद। और इस एज पीरियड में अगर एक लड़की मिल गई जो बर्बादी की तरफ ढकेलने वाली हो, क्योंकि औरत दो प्रकार की होती है, या तो बना देती है या तो बर्बाद कर देती है। और इस एज ग्रुप में एक ऐसी लड़की मिल गई जो ढकेल ले, तो आप जिंदगी में कभी उठ नहीं पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। एक गलती दिल्ली में रहने वाले 4-5 लड़के कर रहे थे। ऐसी ही इसी एज ग्रुप में लड़कियों के चक्कर में जा रहे थे, और इसी चक्कर में उनके साथ एक ऐसा खतरनाक भूतिया कांड हो गया कि अब दुनिया में कोई भी सुनेगा तो कहेगा कि सच्ची बात नहीं कर रहे हो, पागल हो तुम लोग। आइए जिया की जुबानी उस खतरनाक भूतिया घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हमें उन 5 लड़कों का नाम जानना चाहिए। जिसने स्टोरी लिख के भेजा उसका नाम फैजल है। एक फैज, सादिक, जानिफ और अमन, ये जो 5 लड़के हैं ना, बेसिकली ये लोग आसाम के रहने वाले हैं। आसाम के अंदर एक छोटा सा गांव है जहाँ के रहने वाले हैं, और ये लोग आसपास के पड़ोसी और बचपन के यार दोस्त भी हैं। बचपन से ही इन 5 की इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी। एक ही स्कूल में अपने गांव में पढ़ाई कर रहे थे, और वहाँ पढ़ाई करने के बाद जब इनको कॉलेज करने की बारी आती है तो ये लोग क्या डिसाइड करते हैं कि हमें कहीं अच्छा कोर्स करना चाहिए, बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए। तो ये 5 डिसाइड करने के बाद एक डिसीजन पे आते हैं कि हमको दिल्ली जाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई करने के लिए दूर दूर से बच्चे दिल्ली में आते हैं, हर स्टेट से, हर शहर से दूर दूर से आते हैं। तो ये लोग भी ऐसे ही सोचते हैं, घर वालों से बात करते हैं, और घर वाले लोग भी इनको अलाउ कर देते हैं, क्योंकि ये 5 दोस्त थे, बचपन साथ में रहे थे, तो एक दूसरे को मैनेज कर लेंगे, कैसे रहना है, कहाँ जाना है, सब कुछ कर लेंगे। जो फैज था ना, वो बहुत समझदार था, और इनके घर वाले भी उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते थे, क्योंकि उसके पापा, फैज के पापा एक हाफिज थे, और वो भी, उसने भी मौलाना की पढ़ाई थोड़ी सी, बहुत जो भी जानकारी होती है झाड़ फूक वाली, बहुत सारी चीज़ें भी उसने करके रखा था उस उम्र में भी। तो सबके घर वाले उसको, फैज़ को समझदार लड़का समझ के उसके ऊपर छोड़ दिए कि ठीक है, हमारे बच्चों का ध्यान तुम ही रखना। ऐसा होता है। ये लोग आसाम के अंदर छोटे से गांव से अपना बोरिया बिस्तर पैक करते हैं और दिल्ली शहर आ जाते हैं। दिल्ली आए हैं, एक अच्छे खासे नामी बड़े से कॉलेज में एडमिशन ले लिए। उसके बाद रूम ढूंढते हैं, क्योंकि इनको हॉस्टल में नहीं रहना था, हॉस्टल के पचेड़े में इनको पढ़ना ही नहीं था। इनका ऐसा है कि हमको अकेले रहना, हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब जिएंगे, हॉस्टल में तो हॉस्टल के हिसाब ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। और कभी भी छोटे गांव से कोई लड़के आते हैं ना, उनको थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम चाहिए होती है। अंदर ही अंदर, लड़के और लड़की हो, उनको एक अलग सी खलबली रहती है कि यार कैसे जाएं हॉस्टल में, यार वो पूरी फ्रीडम छिन जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। हर टाइम आने जाने का हॉस्टल में टाइम फिक्स रहेगा, खाना खाने का टाइम फिक्स रहेगा। इससे अच्छा अपन एक रूम रेंट करके पीजी में रहते हैं, देखेंगे और कोई लड़के मिल गए तो उनको भी रख लेंगे, नहीं तो अपन 5 तो काफ़ी है ही। और इतना तो अपन 5 एक रूम रेंट लेके रह सकते हैं कि इतना अपना हिसाब अच्छे से पड़ जाएगा कि हम 5 का हो जाएगा रेंट का। ये लोग ऐसा ही करते हैं, एक अच्छा सा रूम देखते हैं और उस रूम में ये लोग रेंट पे रहना स्टार्ट कर देते हैं 5 के 5। जो अपना फैज़ था वो शुरू से ही बहुत समझदार था, लेकिन जिशान, अमन और जो भी है ये सादिक और ये सब जितने भी 4-5 लड़के हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग ना थोड़ी बहुत दिल्ली वाली लाइफ में ढल जाते हैं, जैसे पार्टी करना, पार्टी पीना कल्चर पाना। में चले गए। हाँ, पीना पाना, फूकना, सुट्टा मारना। जैसा कि वहाँ पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे आते हैं, 2-3 प्रकार के आते हैं। एक बहुत पढ़ाई करने वाले, एक मीडियम में पढ़ाई भी, मस्ती भी, पार्टी भी, और एकदम ही हुल्लड़बाजी के लिए आते हैं। अब ये लोग मीडियम वाले फेज़ में चल तो रहे थे कि हम हुल्लड़बाजी भी कर रहे हैं, पार्टी भी हर रात कर रहे हैं, और हम पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन फैज़ इनको बहुत समझाता था, बोलता था ये सब ड्रिंक व्रिंक करना सही नहीं है, ये सब सही नहीं होता, नहीं करना चाहिए ड्रिंक। बहुत समझाने की कोशिश करता था, लेकिन ये लोग नहीं सुनते थे। बोलते थे हाँ ठीक है, तू नहीं करता ना, मत करना, हमको करने दे, तेरे को क्या प्रॉब्लम है। फैज़ को समझाने के बाद भी ये लोग डेली रात में, डेली पीने पाने, पार्टी करने क्लब व्लब चल जाते थे, लगभग डेली। घर से पैसे तो मिल ही रहे हैं, रेंट के बहाने, कॉलेज के बहाने, क्लासेस के बहाने, वो पैसे मस्त धड़ल्ले से उड़ा रहे हैं।
ऐसे करते करते एक दिन ये लोग ऐसे रोड ट्रिप पे भी जाते रहते थे, और रोड ट्रिप पे जाएंगे तो फैज़ भी इनके साथ जाता था, ये लोग पीते थे और वो बैठ के चुपचाप देखता था। वो ऐसा नहीं है कि लोग पार्टी कर रहे हैं घर पे भी तो फैज़ इनसे दूर रहेगा, उनके साथ नहीं बैठेगा, बैठता था उनके साथ, बराबर बैठता था, लेकिन पीता पाता नहीं था वो। तो एक दिन ऐसे ही घूमे घामे रोड ट्रिप पे गए थे, मस्त हुल्लड़बाजी करे, बाहर के स्ट्रीट फूड पैक करवा लिए, थोड़े बहुत अपना आइटम जो भी पीना है वो वहाँ से पैक करवा लिए और घर लेके आ गए। घर लेके आए हैं और चारों बैठ के पीना चालू कर देते हैं। फैज़ बोल जाता है सो जाता हूँ यार, मैं थक गया हूँ, कितना घूमे अपन रोड। बोलते नहीं नहीं तो सोएगा, हमको मज़ा नहीं आएगा, हमको लगेगा तू अच्छा लड़का है सो रहा है और हम लोग बेकार लड़के हैं, नहीं तू बैठेगा हमारे साथ। तो वो पांचों एक साथ बैठ जाते हैं, मस्त दारू पे दारू गटका रहा है चारों के चारों, गटकाते गटकाते लगभग आधी रात का टाइम हो जाता है। रात के 1-1:30 बजे का टाइम होता है। तभी अचानक से जो उसमें से जानिफ था वो क्या बोलता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, वो मुझे छोड़ के चली गई है यार, तुम लोगों को तो पता ही है कुछ टाइम पहले, और उसके बाद से मैं अकेला हो गया हूँ, कोई लड़की भी नहीं है लाइफ में, और मज़ा आता है लड़कियाँ लाइफ में रहती तो थोड़ा अच्छा लगता है सारी चीज़ें। तो बाकी सब तीनों भड़क जाते हैं फैज़ को छोड़ के, तीनों भड़क बोलते हैं कि क्या बात कर रहा है भाई, तेरी कुछ टाइम के लिए तो गर्लफ्रेंड थी, हमारी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं, हमारी ज़िंदगी में लड़कियाँ नसीब में ही नहीं है, तू ऐसी बात कर रहा है भाई, जला मत हमको यार, जो भी बोलो गर्लफ्रेंड होती तो एक अलग बात होती है, मज़ा तो आता है लाइफ में, ऐसा लगता है कुछ तो है। ऐसे ये लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल हुल्लड़बाजी वाली बातें, जैसे लड़के कैसे बातें करते हैं आपस में बैठते हैं तो लड़कियों के मैटर में कैसी बातें करते हैं, बिल्कुल वैसी गंदी गंदी छिछली बातें कर रहे हैं बैठ के, एकदम बेकार बेकार बातें। तभी अचानक से फैज़ क्या बोलता है, भाई तुम लोगों को लड़की ही चाहिए, मैं तो दिला सकता हूँ। ये लोग बोलते क्या बोला भाई, क्या बोला, पीना छोड़ते हैं और ऐसे सिर खुजाते बोलते क्या बोला भाई, कैसे लड़की दिला सकता है, एक्साइटमेंट, चारों को एक्साइटमेंट। फैज़ बोलता है कि उसके लिए एक रिचुअल करना होता है। ये बोलते सब लोग कैसा रिचुअल, वो बोलते थोड़ा बहुत काला जादू टाइप की चीज़ें ही हो गई समझ लो। एक इंसान वो प्रक्रिया करते टाइम अपना खून देता है उस प्रक्रिया के दौरान, और उसके बाद उन्हें एक लड़की मिलती है जो उनकी पत्नी गर्लफ्रेंड की तरह पूरे टाइम उनके साथ रहेगी, जब भी उनको चाहिए वो लड़की। अच्छा ऐसा होगा। ये अपना दारू वारू फेंके साइड में, ऑलरेडी चढ़ी हुई थी एकदम एकदम उनको एक्साइटमेंट, हाँ भाई बता कैसे करना है, बता भाई जल्दी बता। एकदम अमन बोलता है मैं सबसे पहले खून दूंगा, मुझे बता, मैं दूंगा खून, बोल। फैज़ बोलता है कि यहाँ पे करना होगा, एक गोला बनाता है रूम में ही, कुछ चीज़ें रख के वहाँ पे, और मंत्र पढ़ना मैंने बोली थी ना, उसने कुछ ये सब झाड़ू फूकने वाली चीज़ें भी सीखा था उसने। तो मंत्र पढ़ने लगता है, पढ़ते 1.5-2 घंटे बीत जाते, लगभग 2:45 बजे 2 बजे करीब। अचानक से फैज़ आँख खोलता है और बोलता है अमन को, यहाँ पर खून टपका अपना। फैज़ काटता है, टपका देता है, टपकाता है। उसके बाद सब लोग वेट करने लगते हैं, चारों तरफ देखने लगता है कोई लड़की आएगी, कोई तो लड़की आएगी, लेकिन कोई लड़की नहीं आती है। ये लोग उसको गाली देते हैं, फैज़ को गंदी गाली देते हैं, बोलते हैं तू है ही वैसा, तू झूठ बोल रहा था, हमारा काट रहा था, तू फालतू का सी बना रहा था, हमको ऐसी कौन सी बात होती है, तू बोल रहा था लड़की आई, कोई लड़की नहीं आई, कैसा फालतू दोस्त है यार, तो उसको गंदी गाली दे रहे हैं उसको, उनका दोस्त ही है फिर भी। फैज़ बोलता है नहीं, कई बार रिजल्ट दिखने में टाइम भी लगता है, लड़की तो आएगी, और आएगी उसके बाद बर्बादी भी हो सकती है, उसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही मंत्र पढ़े, कुछ ज़्यादा ही अलग सी प्रक्रिया मैंने कर दिया हूँ, वो लड़की नॉर्मल नहीं है, शायद वो जो भी पिशाचनी या जो भी प्रेतनी आएगी वो अमन को तो मिलेगी ही, उसके बाद हमारे साथ क्या करेगी हमको नहीं पता, मुझे डर लग रहा है। फैज़ ऐसी बात कर रहा है, ये लोग बोलते हैं भाड़ में जा, तू वैसी फालतू बातें कर रहा है, तू लड़की आएगी, हम नहीं डरते, जा भाड़ में जा तू। ये लोग अब नहीं पीना पाना है, जब बोलने जा रहा है सोने, हम लोग ये लोग सोने चले जाते हैं, सबके सब सोए हुए आधे घंटे हुए ही होंगे, सबको गहरी नींद आ गई है, क्योंकि इतनी अपने करे ही थे हरकतें इन लोगों ने। अचानक से अमन की आँख खुलती है और उस ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर पे महसूस होता है, और जैसे ही आँख खोलता है क्या पाता है, उसके सामने एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी लड़की खड़ी है, बहुत ही सुंदर सी,
काले लंबे बाल कमर से नीचे तक के, एकदम ही इतनी सुंदर है वो। अंधेरे में भी उसका चेहरा चमक रहा है, सफ़ेद एकदम ग्लो दिख रहा है पूरे फेस पे। वो उसको से देखता और देखता ही रह जाता है। वो बोलता है आप कौन? वो कुछ नहीं बोलती, सिर्फ इतना ही बोलती है, तुम्हें मैं चाहिए थी ना, अब आ गई हूँ, तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। एकदम ही मीठी सी प्यारी सी आवाज़ में बोलती है। उसके बाद से अमन के साथ वो लड़की रहना चालू कर देती है। इनको पता नहीं चलता है, वो सिर्फ रात में ही आती थी इनको। लेकिन ये सारी स्टोरी अमन इन लोगों को बताता था कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन इसमें से कोई विश्वास कर रहा है, कोई नहीं भी कर रहा है, बोल रहा है हमारे पास क्यों नहीं यार सारी चीज़ें। ये सब कुछ करते करते एक टाइम ऐसा आता है ना, अमन बहुत कमज़ोर होने लगता है, जिसकी चेतावनी फैज़ ने पहले दिया था कि कमज़ोर होता जाता है इंसान, वो लड़की उसके ऊपर हावी होती है तो, और उसको कैसे भी मांस और खून चाहिए होता है। इन लोगों ने गाली देते हुए बोल देते प्रेतनी की ऐसी की तैसी, जानवरों की कमी है क्या अपने यहाँ, जानवर दे देंगे मांस उस जानवरों की। लेकिन हर प्रेतनी को, हर आत्मा को जानवरों के मांस नहीं चाहिए होता है, वो जिसके लिए आई है वही चाहिए होता है। सबको तो नहीं पता, लेकिन अमन को तो शायद लगता था कि इतनी सुंदर कोई लड़की नहीं, उसे प्रेतनी ही है। लेकिन उसका काम हुआ तो फ़र्क भी क्या पड़ता है। धीरे धीरे करते करते कमज़ोर होता गया और एक दिन अचानक से वो ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही पड़े पड़े ख़त्म। अब ये लोग परेशान। फैज़ बोलता है कि यार मुझे डर लग रहा है, अगली बारी अपनी तो नहीं है, क्योंकि ऐसी आत्माएं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो बोलते हैं ये लोग कुछ नहीं होता है यार, झूठ बोलता होगा, हमारा बना रहा होगा, वो कोई लड़की नहीं आती होगी, झूठ बोलता होगा वो, ऐसा बोलते हैं सारे। और जिसान भी बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता है यार। एक दिन अचानक से आधी रात के टाइम में जो जानिफ है, जो सो रहा था, जिससे गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था, वो क्या देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके बेडरूम में उसके बेड पे बैठी हुई है। उसको देख के शॉक कि ये क्या है, ये कैसे बैठ सकती है यहाँ पर आके। बोलता तो तुम तो ब्रेकअप कर ले, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बोलती है ब्रेकअप तो करी थी, लेकिन मैं अब तुम्हारे पास आ गई हूँ, मुझे नहीं रह के हो पा रहे तुम्हारे बिना, इसलिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। क्या तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रहूँ। इतने टाइम से अकेला बैठा हुआ जाने बोलता है क्यों नहीं, हाँ रहो तुम। जो लड़की है ना इसकी लाइफ की, वो इसके साथ रहना चालू कर दी, जैसे गर्लफ्रेंड। सुबह उठते ही लोग देखते बोलते तो तेरी गर्लफ्रेंड कैसे आई, लड़कों के साथ रहेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पीजी हमको ऐसे रूम जो रेंट पे दिए हम लोग प्रॉब्लम कर देंगे। बोलती है इसकी गर्लफ्रेंड कि नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगी ना, मैं बाहर निकलूँगी नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम कैसे करेंगे, प्लीज़ आप लोग मुझे रहने दो ना, मैं यहाँ पर रहती हूँ। ऐसा करते करते वो लड़की वहाँ पर रहने लगती है, और जानिफ के साथ तो थी ही, धीरे धीरे करते करते इन लड़कों के साथ भी रहने लगती है, वो रिलेशन में रहने लगती है इनके साथ भी। अब ये खुशी क्यों बताएंगे जानिफ को तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारे साथ भी रह रही है, नहीं बताते हैं। लेकिन धीरे धीरे करते करते सबको ना एक अजीब सी वीकनेस हो रही है, कमज़ोरी हो रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्या हो गया हमको, क्या खाना पीना ढंग से नहीं खा रहे, पी पा रहे हैं क्या ज़्यादा। फैज़ सोचता है कि मैं तो पीता पाता भी नहीं हूँ, मेरी तबीयत क्यों खराब, मेरे साथ क्या हो रहा है ऐसा। ऐसे ही करते करते एक दिन अचानक से जानिफ जो है वो पता नहीं क्यों तिलमिलाता है, वो एकदम कमज़ोर सा स्केल्टन बन चुका था। अपना जो रूम था ना, ये जहाँ पे लोग रहते थे, 13 फ्लोर पे रहते थे, वहाँ से वो कर देता है जानिफ। अरे मतलब नीचे गया नीचे। उसके बाद सब घबरा जाते हैं, और जो गर्लफ्रेंड थी वो अचानक से पता नहीं कहाँ चली जाती है। ये जो लोग, जो दोस्त लोग हैं, वो घबरा, तो उनको लगता है कि वो शायद पागल औरत उससे झगड़ा करी, उसकी वजह से हमारे दोस्त ने ऐसा किया, सारी चीज़ें। वो सोचते उस लड़की घर पे जाएंगे, हमको एड्रेस तो पता ही है, उसे घर वालों से बोलेंगे क्या करी उसने, हमारे दोस्त ने ऐसा क्यों कर लिया, सारी चीज़ें। अब फंसने वाली बात तो है ही, पुलिस वुलिस भी आती है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो खुद ही करा था तो कोई क्या ही कर सकता है। घर वाले आते हैं, उसके शरीर को लेके जाते हैं जानिफ के। लेकिन जो अपना फैज़ है, वो अमन और अपना जीशान, ये लोग उस लड़की घर जाते हैं, उस लड़की घर जाते हैं और बोलते हैं अपनी लड़की को बुलाओ। घर वाले बोलते हैं क्या हुआ, अपनी लड़की को तुम्हारे सामने क्यों बुलाओ, तुम कौन से लड़के हो। ये बोलते हैं बुलाओ, उसकी वजह से हमारा दोस्त इस दुनिया को छोड़ गया, बुलाओ उसको। उस लड़की के घर वाले बोलते हैं क्या बात कर रहे हो तुम लोग, पागल बोलते नहीं हो गए हो, ऐसी सिचुएशन में हमसे ऐसे बात मत करो। लोग बोलते कैसा सिचुएशन तो हमारा ख़राब है, हमारा दोस्त ख़त्म हो गया है। तो घर वाले बोलते हैं
क्या क्या तुम लोग को उसके दोस्त हो? लोग बोलते हैं नहीं दोस्त नहीं है, हमारे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी बेटी, बोलते हैं पूरा। उसने ब्रेकअप कर दिया फिर वापस आई थी। उसकी मम्मी जो है लड़की की ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, बोलती है कि बेटा तुम लोग दोस्त नहीं हो फिर भी तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को ख़त्म हुए पूरे 25 दिन हो चुके हैं। 25 दिन पहले अचानक से पता नहीं उसको क्या होता है, अचानक से सोई सोई थी और अपने आप ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर जवाब देते बोलते हैं कि कैसे ख़त्म है कुछ पता नहीं चला है, संदिग्ध तरह से। तो बेटे कैसी बात करें हम, मेरी बेटी तुम लोग यहाँ कैसे जा सकते हो, 25 दिन पहले ख़त्म हुई है। अब फैज़ को सारी बात क्लियर समझ में आती है। क्या बोलता है कि वो जो आत्मा पिशाचनी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ अमन जो है उसको लेके नहीं गई, उसको नहीं ख़त्म करी, उसने जानिफ को भी ख़त्म करी और वो अभी भी हमारे पीछे पड़ी हुई, तभी जानिफ की गर्लफ्रेंड के रूप में आके हमारे साथ भी रिलेशन रख रही थी और उसको मार डाली और धीरे धीरे करते हमको भी मार डाली। हमें किसी से बात करना पड़ेगा। फैज़ जो है वो अपने किसी रिश्तेदार से बात कर, जिनको जानकारी थी, वो बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, बहुत रिस्की काम है तुमको करना पड़ेगा। ये बोलते हैं कौन सा रिस्की काम? बोलते हैं इसके पहचान के जो थे बाबा टाइप ही थे वो, तो बोलते हैं कि जो लड़की है ना कैसे भी करके उस कब्र से थोड़ा सा बाल निकाल लो, जो लड़की ख़त्म हुई है उसके कब्र से, क्योंकि जो प्रेतनी है ना उसके शरीर के हिसाब से उसके अंदर घुस के तुम लोगों का शिकार बना रही है। उससे कुछ कुछ करना पड़ेगा। कैसे कैसे करके ये लोग चोरी छुपे जाते हैं कब्रिस्तान में, वहाँ से थोड़ा सा बाल निकालते हैं लड़की का और लेके अपने आसाम के अंदर गांव में जाते हैं, झाड़ फूँक करवाते हैं और उसके बाद जाके इनकी ज़िंदगी कैसे कैसे बैक टू द नॉर्मल होती है। अपना जो ये है अपने तीनों लड़के जो बचे, 2 तो मर गए थे, 2-3 बचे थे उनकी, लेकिन पढ़ाई लिखाई कैसे कैसे करे वो रोम भी छोड़ दिए। अभी के टाइम पे तीनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, कौन कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है नहीं मालूम, अलग अलग जगह जॉब करते हैं और उस मैटर के बारे में कभी भी डिस्कस करे ही नहीं, क्योंकि वो मैटर था ही इतना खौफनाक। कर ही कैसे सकते हैं, जिस मैटर के कारण एक दो जाने चली गई उसकी दहशत तो ना जाने कितने सालों तक इनके मन में रह ही जाएगी, शायद कभी ख़त्म नहीं होगी। हाँ, इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी घटना की जानकारी जो अपना जीशान है उसने लिख के भेजा। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख मिली और थोड़ा सा मनोरंजन भी। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी कोई कहानी टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।